नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन शुरुआत करेंगे कि आज कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए विस्फोट में आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की परेशानी और एक बार फिर उनके बदलते बयान के बारे में। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप परेशान है क्योंकि ईरान पर वो बमबारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जीत से कोसों दूर दिख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमलों की चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन बाद में उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इन सब के बीच में ईरान से बातचीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं दिख रही है। इन सब के बीच में जानकारी है कि अमेरिकी सेना खर्ग पर कब्जा कर सकती है, यानी अमेरिका की रणनीति लगातार बदलते जा रही है। और ये पहली बार नहीं है। अमेरिका ने 30 दिन के युद्ध में 12 बार ये घोषणा कर दी है कि वो जीत चुका है या जंग समाप्त होने वाली है। बदलते बयान, बदलती तस्वीर, पूरी खबर क्या है बताएंगे आगे। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे हॉर्मुज पर शिकंजा कसने की। हॉर्मुज पर शिकंजा कस करके ईरान ने दुनिया को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया के कई देशों में हाहाकार मच गया है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ईरान ने अपने लिए कमाई का एक स्थायी जरिया भी खोज लिया है, यानी जहाजों से मिलने वाले टोल टैक्स से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। और इसे देखते हुए अब इजराइल एक नया प्लान पेश कर दिया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट का अल्टरनेट बताया जा रहा है। यानी अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है तो भविष्य में हॉर्मुज की अहमियत और मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन दोनों ही बदल सकता है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो बयान है राष्ट्रपति ट्रंप के वो आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जंग से निकलने के लिए अब बेताब भी नजर आ रहे हैं। वो अपनी शर्तों पर समझौता भी चाहते हैं, लेकिन जंग खत्म करने का कोई बहाना उन्हें मिल नहीं रहा है। इन सब के बीच में उन्होंने जंग खत्म करने को लेकर के बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है। अब उन्होंने क्या दावा किया है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं विस्फोट की अहम खबर। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। तेहरान ने अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें जारी कर दी है। ये ईरान की तरफ से अमेरिका को दरअसल ये करारा जवाब है। बड़ा झटका है कि उनकी तरफ से जो अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें जारी की गई है, इस बेस में फाइटर जेट्स की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी तो उन्होंने अपना बेस दिखा दिया है कि आप धमकी देते रहिए, हमारी तैयारी बहुत पहले से है। और यही इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से कहा जाता रहा है कि अभी तक हम जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब तो पुराने हैं। इसके साथ वो अपनी मिसाइल सिटी की तस्वीरें दिखा देता है। मिसाइल सिटी के बाद अब उसने अपने अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं, जहां पर फाइटर जेट्स तैनात हैं। कमांडर यहां पर आपको मूविंग नजर आ रहे हैं, जो पल पल की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ये बेस है उनका, ये एयर बेस है। ये जरा तस्वीर देखिए, इस पर आपको ईरान का झंडा नजर आ जाएगा। और ये बताने के लिए काफी है ईरान की तरफ से अमेरिका को बताने के लिए काफी है कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया है तो ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से बेस में फाइटर जेट्स की तस्वीरों को दिखाया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी भी दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी तरफ से ईरान की तरफ से जो बेस की तस्वीरें सामने आई हैं वो सीधे सीधे एक झटका भी है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और पूरी दुनिया शायद इस बारे में जानती है। अमेरिका जो बार बार ये कहता है कि उसने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया है और उसे अब युद्ध समाप्ति के लिए बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये उसके लिए एक ऐसी तस्वीर है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका को हासिल क्या हुआ। आयतुल्लाह अली खामनेई गए, उनकी जगह उनके बेटे बैठ गए हैं। रिजीम जस की तस बनी हुई है। उनके पास जो ड्रोन थे, हथियार थे और जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इन्वेस्ट किया गया यूरेनियम था, वो सब कुछ अब भी बरकरार है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर यह है कि ईरान के ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ गई है। ईरान ने ड्रोन ऑपरेशन किया है, उसकी तस्वीरें भी उसके सामने आ गई हैं। ईरान की तरफ से जानकारी दी गई, सरकारी मीडिया के हवाले से वीडियो जारी किया गया। IRGC के एरोस्पेस यूनिट का ड्रोन ऑपरेशन दिखाया गया। यूएस इजराइल के खिलाफ हमले की नई लहर का आगाज इसे माना जा रहा है। ये पूरा वीडियो ये बताने के लिए काफी कि IRGC के एरोस्पेस यूनिट ने क्या ड्रोन ऑपरेशन किया है। यूएस इजराइल के खिलाफ हमले की जो नई लहर का आगाज है वो दरअसल किया जा रहा है। हालांकि ये ईरान की सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये बता रहा है कि हम अगर युद्ध में आगे बढ़ गए तो किस तरीके से सब कुछ तबाह कर देंगे। हालांकि सब कुछ तबाह किया भी जा रहा है, इजराइल के अंदर भी तबाह किया जा रहा है। अमेरिका ईरान के तमाम प्रॉक्सी ग्रुप से जूझते हुए नजर आ रहा है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? हिजबुल्लाह है, हूती है, ये इजराइल को पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर उतारू है। तो दूसरी तरफ यूरोप से लेकर के अमेरिका तक
हर जगह ईरान के प्रॉक्सी हैं। पिछले दिनों तस्वीरें आपने देखी होंगी न्यूयॉर्क में, किस तरीके से एक फ्लाइट के सामने अचानक से एक ट्रक आ जाता है। बताया जाता है यहूदी उसमें सवार थे, पायलट की जान चली जाती है। तेल रिफाइनरी में अमेरिका में आग लग जाती है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसी बातें हैं जो ये बताती है कि अमेरिका इस युद्ध में कहीं पर भी ईरान की हाथों से अछूता नहीं है। उनके सैन्य बेस में ड्रोन की घुसपैठ हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ईरान की प्रॉक्सी खुल करके उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें उनकी तरफ से दिखाई जा रही हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है। दो खबरें हैं, दो तस्वीरें हैं जो इस मिडिल ईस्ट की आग को किस तरीके से भड़काया गया वो समझने में आपको मदद करेंगी। अब खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार क्या बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को कमजोर करने, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग करने को खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने के मकसद से जंग की शुरुआत की। ईरान के जर्रे जर्रे को दहला डाला। उसके 10,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। धमाकों की आवाज और लोगों की चीख पुकार, एम्बुलेंस का सायरन रोजमर्रा की बात होती जा रही है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जलेगा। अमेरिका के सैन्य बेस तबाह हो जाएंगे। इजरायल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजरायल ने उसकी चेतावनियों को हल्के में लिया, लेकिन ईरान ने अपना दावा पूरा किया। आज मिडिल ईस्ट के देश तबाह हो रहे हैं, उनके अहम ठिकाने बर्बाद हो रहे हैं। पर्यटन और तेल कारोबार के जरिए अमीर हुए खाड़ी देशों के संसाधनों से आग का गुबार उठ रहा है, धुआं निकल रहा है। ईरान को जंग की इस आपदा में अवसर मिला। ईरान जानता है कि जितनी तबाही इस जंग में उसे उठानी पड़ी, उसकी भरपाई में कई सालों का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। लिहाजा अब उसने सौदेबाजी शुरू कर दी है। अमेरिका की परेशानी को देखते हुए उसने शर्त लगा दी कि उसके नुकसान की भरपाई की जाए। हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में जो हाहाकार मचा, उसे देखते हुए ईरान ने भविष्य का एक स्थायी कमाई का साधन बनाया। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी भरकम टोल टैक्स लिए जाने का ऐलान किया। चूंकि इस इलाके में जहाजों का आना जाना बंद नहीं होगा, लिहाजा ईरान की कमाई हमेशा चलती रहेगी। हालांकि ईरान का यह ऐलान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत को देखते हुए दुनिया भर के देश इसका मौखिक रूप से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साफ है कि हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया और अब उसी बीमारी की दवा ईरान अपनी मनमर्जी की कीमत पर बेच रहा है। मिडिल ईस्ट में एक ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। ईरान के जर्रे जर्रे पर बमबारी हो रही है। 10,000 से ज्यादा जगहों पर तबाही हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज को लेकर के है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। कई देशों में ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और ईरान को कमाई का एक स्थायी साधन मिल गया है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के हालात भी दिखाती हूँ और हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक जो सकरा समुद्री रास्ता है उसके बारे में भी बताते हैं। इसके साथ साथ जो आपको तस्वीरें हैं वो खर्ग की भी दिखा देते हैं। जरा आप ये खर्ग की तस्वीरें अभी देख रहे हैं कि खर्ग द्वीप की जो स्थिति है मैप में वो यहाँ पर है और यहाँ पर ये बताया जाता है कि 90% से ज्यादा ऑयल रिजर्व ईरान का इसी जगह पर है। यहाँ से स्थिति बुशहर की बहुत पास में है। बंदर अब्बास काफी दूर नजर आता है, लेकिन यहाँ ये खर्ग द्वीप से पाइपलाइन के माध्यम से तेल पहुंचाता है और कहां पर वो तेल पहुंचाता है, मिडिल ईस्ट में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी। अब देखिए कुवैत हो, कुवैत सिटी, बसरा, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दोहा, दुबई, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नजर नहीं आएगा आपको।
ये इतने आसपास इसी वजह से यहाँ से पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो तेल की आपूर्ति है वो यहाँ से की जा सके। इसके आसपास यहां से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको हॉर्मुज स्ट्रेट भी नजर आ जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस पर यह कहा जा रहा है कि शिकंजा कसा जाएगा, और ये शिकंजा सीधे सीधे ईरान की तरफ से कसा जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि यहां से जो भी जहाज निकलेंगे वहां पर हम टोल टैक्स लगाएंगे, और अगर वो टोल टैक्स लगा दिया गया तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान अपने लिए कमाई का एक और जरिया भी खोज लेगा। तेल बेच करके तो अच्छा खासा पैसा वो कमाता ही है, लेकिन इन सब के बीच में वो एक और जरिया खोज रहा है। और इस युद्ध के दौरान तो ये तक कहा गया है कि उसने पहले से कहीं ज्यादा तेल बेच दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार क्या क्या किया है। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दावा ठोक दिया है, और ईरान की जो संसदीय सुरक्षा समिति है उसने बड़ा कदम उठाया है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को नियंत्रित करने की योजना को मंजूरी दी है। योजना में टोल टैक्स लगाना और कुछ देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। चीन, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देशों को इसकी इजाजत नहीं है। मित्र देशों के जहाजों को भी गुजरने के लिए मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है, वरना पिछले दिनों आपने देखा था कि 1-2 नहीं बल्कि अभी तक 3 जहाज को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये सब कुछ ईरान की तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि उससे परमिशन नहीं ली गई थी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए। अब खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर से यूएस इजराइल को धमकी दोबारा से दे दी है, और धमकी देने के लिए उसने इस बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की तस्वीरों को जारी कर दिया है। ये फिर से ईरान धमकी दे रहा है यूएस को, इजराइल को। जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई उस दिन से धमकियां भी तो शुरू हो गई हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स की तस्वीरें जारी करके मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए आईआरजीसी कमांडर्स को दिखा करके ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली जो मिसाइल है उनकी कतार उसमें दिख रही है। तो ये तस्वीरें उसकी तरफ से एक बार फिर से जारी की गई है। जरा आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये तस्वीरें ब्लर जरूर नजर आएंगी, क्योंकि इनकी तरफ से इसी तरीके से ये वीडियो जारी किए जाते हैं। लोकेशन भी तो छिपा करके रखनी है। अगर लोकेशन पूरी दुनिया के सामने लेकर के आ जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल की उस पर भी नजर पड़ जाएगी। हाँ, बहुत सारे वीडियो उनकी तरफ से जारी जरूर किए गए थे जिसमें उन्होंने अपनी मिसाइल सिटी पूरी तरीके से दिखाई, लेकिन हर बार स्ट्रेटजी रणनीति का थोड़ा खास ख्याल रखना होता है। पिछले बार जब उन्होंने 2025 में अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी, रील में दिखाई गई थी वो एक, और उसमें यह बताया गया था कि हमने इजराइल को इसके माध्यम से तबाह कर दिया। तो अब उसी मिसाइल सिटी पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया था और उसे उन्होंने तबाह कर दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध से जुड़ी हुई। वो बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। खबर यह है कि अभी भी इस युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर खतरा मंडरा रहा है, और इसके लिए बाकायदा 1, 2, 3 नहीं बल्कि 18 टेक कंपनियों को चेतावनी जारी की गई है। ईरान ने एप्पल, गूगल समेत 18 टेक कंपनियों को धमकी दे दी है। मिडिल ईस्ट में ये कंपनियां हैं, एप्पल, गूगल समेत 18 कंपनियां, जिन्हें ये चेतावनी दी गई है कि वहां कर्मचारी तो बिल्कुल ना जाए, और अगर वहां पर कर्मचारी जाते हैं, ये अमेरिकी कंपनियां क्योंकि युद्ध में शामिल है, तो ईरान कह रहा है कि हम वहां पर हमला करेंगे। और रात 8 बजे यानी आज रात 8 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है इन कंपनियों को, टेक कंपनियों को, कि यहां से लोग पीछे हट जाए। ये तमाम कंपनियां मिडिल ईस्ट में बेस है। एप्पल से लेकर के गूगल समेत 18 कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी उसमें शामिल है। इसमें यह कहा गया ईरान की तरफ से कि जो कर्मचारी हैं वो दफ्तर से दूर चले जाएं। हमला करेंगे तो फिर उनकी भी जान इसमें जा सकती है, लेकिन चेतावनी पहले से जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल रात 8 बजे के लिए उसने ये अल्टीमेटम दिया है, तो ऐसे में रात तक ये तस्वीर और भयावह हो सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से और हमले किए जा सकते हैं। वो ये आरोप दरअसल लगा रहे हैं कि इन कंपनियों का इस्तेमाल हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करने में किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो बार बार अपने मिसाइल बेसिस दिखाता है, नेवल बेसिस दिखाता है, एयरबेस दिखाता है, और ये कहता है कि अगर अमेरिका सोच रहा है कि सब कुछ तबाह कर दिया गया है तो अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत गलत है। और उसने ये तैयारी आज से नहीं, बहुत पहले से की हुई थी। इजराइल और ईरान के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं 1979 के बाद। अमेरिका और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में उसे अंदेशा तो था कि उसके ऊपर कभी भी ये देश मिलकर के हमला कर सकते हो। 2025 में जब उसने ट्रेलर देख लिया था तो उसके बाद उसने अपनी तैयारियों को और ज्यादा धार देना शुरू कर दिया था, और उसी का नतीजा है कि अभी भी ईरान इस युद्ध में टिका हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका हॉर्मुज को लेकर के परेशान है, और वो चाह करके भी हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहा है, जिसके बाद अब उसने ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश की है। क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो रहा है वहां पर, देखिए।
अमेरिका के लिए हॉर्मुज खुलवाना बेहद मुसीबतों भरा हो गया। अमेरिका ने अपना बेहद खतरनाक जंगी बेड़ा फारस की खाड़ी के करीब तैनात किया। इलाके में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की, लेकिन अब तक ईरान को झुका नहीं पाया। अमेरिका को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर हादसे का शिकार हुआ और मेंटेनेंस के नाम पर क्रोएशिया चला गया, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी हिंद महासागर में जाने को मजबूर हो गया। अमेरिका ने अब यूएसएस त्रिपोली के रूप में एक नया विकल्प आजमाया है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडोज पर दांव लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जहाज अमेरिका के खार्क द्वीप पर कब्जे के मिशन को अंजाम दे सकता है। अमेरिका का प्लान है कि खार्क द्वीप पर कब्जा करके वो हॉर्मुज खुलवाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। यानी खार्क द्वीप अमेरिकी नियंत्रण में आ भी जाए, फिर भी वहां से रवाना होने वाले तेल टैंकर ईरानी हमलों के खतरे में रहेंगे, क्योंकि खार्क की स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलग है और हॉर्मुज की अलग। खार्क द्वीप ईरान के दक्षिण पश्चिम तट से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर खाड़ी के अंदर स्थित है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है, जहां से देश के कच्चे तेल का करीब 90% हिस्सा दुनिया भर में भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टैंक, पाइपलाइन और लोडिंग सुविधाएं मौजूद हैं और ये पूरी तरह खाड़ी के अंदरूनी हिस्से में आता है। जबकि हॉर्मुज खाड़ी का संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसीलिए ये वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खार्क से हॉर्मुज की दूरी तकरीबन 600 किलोमीटर है। खार्क तेल का लोडिंग पॉइंट और स्रोत है, जबकि हॉर्मुज तेल के जाने का रास्ता। ऐसे में खार्क पर कब्जे से ईरान के तेल निर्यात पर तो सीधा असर पड़ेगा, लेकिन हॉर्मुज के जरिए ईरान पूरी दुनिया के तेल सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित किए बैठा है, जिस पर कोई असर होने की उम्मीद नहीं। साफ है कि अगर अमेरिका खार्क पर कब्जा कर भी लेता है, तब भी हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका अपना टारगेट पूरा कर पाएगा। हालांकि लगातार अपने बयान बदलने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ये तो कह दिया था कि हॉर्मुज से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसे जरूरत हो वो समझ ले। हालांकि वो पीछे हट गए हैं और इसकी वजह सीधी सीधी ये है बढ़ता हुआ सैन्य खर्चा। उनकी तरफ से क्या कुछ बयान जारी किया गया था, आपको सुनवाते हैं। Drop it in the water and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship. Or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमलों की तस्वीरें जारी कर दी गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी की है। ईरान की सैन्य क्षमता को कम करने का इस दौरान दावा भी किया गया है। यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रही थी कि अंडरग्राउंड ठिकाने जब बार बार ईरान की तरफ से दिखाए जाते हैं, दरअसल वो अपनी लोकेशन भी उसके माध्यम से बता देता है। और यूएस सेंट्रल कमांड उन वीडियो के माध्यम से वहां पर जाकर के हमला करती है। ईरान की सैन्य क्षमता को कम करने का अब दावा भी कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने यहाँ पर हमला कर दिया है। ईरान के ऊपर जो भूत सवार है, अपने आगे वीडियोस जारी करके ये दिखाने का कि उनके पास कितने हथियार है, कितनी मिसाइल है, कितने ड्रोन है, कितने एयरबेस है अंडरग्राउंड। अब उसके बाद नतीजा यही निकलता है कि यूएस कमांड सेंट्रल इजराइल सीधे सीधे उन जगहों को निशाना बनाता है, उन ठिकानों को निशाना बनाता है और उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। जो रखा हुआ था वो भी तबाह कर दिया गया है।
ईरान की तरफ से वीडियो जारी करना ईरान के लिए ही ये भारी पड़ गया है। अब ये अमेरिका की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं कि ईरान का जो तमाम गोला बारूद रखा हुआ था वो दरअसल हमने तबाह कर दिया है, हमने उसे जला करके राख कर दिया है। इस युद्ध में पल पल जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, उसी तेजी के साथ समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। एक तरफ युद्ध रुकने वाला है, दूसरी तरफ वो कह देते हैं कि हम जीत चुके हैं, तीसरी तरफ वो कह देते हैं कि हॉर्मुज से जिससे निकलना है वो अपना देख ले, चौथी तरफ वो कह देते हैं कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बाकी देश आ जाए। तस्वीरें लेकिन कुछ ऐसी अमेरिका की तरफ से आ जाती है। अब युद्ध से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं। 33-34 दिन हो गए हैं इस पूरे युद्ध को, और ऐसे में खबरें ऐसी आ रही है कि यूएस बेस पर हमले का वीडियो अब जारी किया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही है जिसमें ये बताने की समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर देश दूसरे देश पर हावी है। जान बचा करके भागते हुए अमेरिका के जवान दिखे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यहाँ पर हमला किया था, ये भी बताया जा रहा है। जवानों से महज कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर के गिरी है, और ये कोई पहली बात तो है नहीं, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। जो मिडिल ईस्ट में बेस बने हुए अमेरिका के, वहां पर तमाम जगह पर इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। जरा आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे ये हमले किए जा रहे हैं, जहां से यूएस के जवानों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वही रात के अंधेरे में ये मिडिल ईस्ट में तमाम जो अमेरिका के बेस है उन्हें निशाना बनाते हैं। आसमान से उड़ती हुई मिसाइल आती है और जाकर के सीधे अमेरिकी एयरबेस को टारगेट कर देती है। आलम यह हो गया है कि ज्यादातर जो उनके सैन्य बेस है वो तबाह हो चुके हैं, और जो यूएस के सैनिक है वो दफ्तरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं या अपनी आइडेंटिटी छिपा करके होटलों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कभी भी उनकी मुखबिरी हो जाती है और उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके बताया कि ईरान की सैन्य क्षमता को कम कर दिया गया है। यूएस ने वीडियो जारी किया है, यूएस बेस पर भी हमले का वीडियो जारी किया ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो यूएस के जवान तैनात थे वो जान बचा करके भाग रहे हैं, और ये हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। जवानों से महज कुछ दूरी पर वो मिसाइल गिरी थी, जिसकी वजह से उन्हें जान बचा करके भागना पड़ा था। ईरान पीछे तो नहीं हटने वाला है। इतने हमलों के बाद भी ईरान कह रहा है कि अब वो अपनी शर्तें जब तक नहीं मनवा लेगा वो पीछे नहीं हटेगा। तो ये हाल हुआ है इस पूरे युद्ध के दौरान कि पल पल तस्वीर भी बदल रही है, और अमेरिका भी अब पीछे ही हटना चाहता है। सब कुछ या तो पीठ एक्सेट पर डाल देना चाहते हैं रक्षा मंत्री पर राष्ट्रपति ट्रंप, या फिर इजराइल को आगे कर देना चाहते हैं, क्योंकि अब नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा थू-थू हो गई है, तो पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हालांकि अमेरिका के टाइम के अनुसार रात 9 बजे वो संबोधित करेंगे। अब उस दौरान ये माना जा रहा है कि या तो इस युद्ध पर विराम लग सकता है या फिर कुछ और बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। तब उस वक्त भारत में, हमारे देश में सुबह 6:30 बजे का वक्त होगा, घड़ी में 6:30 बज रहे होंगे, जब रात में अमेरिका में 9 बज रहे होंगे। तो उस वक्त आप जरा ये समझिएगा कि क्या उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए वो बयान जारी कर सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा किया कि वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का दावा किया है। हाँ, लेकिन ये दावा किया क्यों है वो जरा आपको बता देते हैं। हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। हॉर्मुज की सामान्य तौर पर जो चौड़ाई है वो करीब 50 किलोमीटर है, और सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगह ऐसी है जहां समुद्री दूरी 24 समुद्री मील से कम हो जाती है, और 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, और अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक वहां से लोगों को मिल जाता है, उन देशों को मिल जाता है। समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान कर रहा था, और ईरान अब पूरे इलाके पर अपना हक जता रहा है, या यूं कह लीजिए कि कब्जा कर रहा है। तभी तो वो किसी भी गुजरते हुए जहाज से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि यहां से गुजरना है तो पहले हमसे परमिशन लो, और उसके बाद अमेरिका से कह रहा है कि इस पर पूरा परमिशन तो चाहिए। यहां से जो भी ऑयल टैंकर गैस लेकर जाएगा उस पर हमें अपना कमीशन भी चाहिए। अमेरिका और इजरायल के हमलों से फैली तबाही के बीच भी ईरान ने होश नहीं खोए, बल्कि जंग की इस आपदा में उसने अवसर को पहचाना। दुनिया में ईंधन की कमी से मचे हाहाकार ने ईरान को कमाई का नया जरिया दे दिया।
ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाज का ट्रैफिक कंट्रोल करने की योजना को मंजूरी दी। इसमें भारी टोल लगाना और कुछ खास देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। अमेरिका जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अमेरिका की इस बौखलाहट को देखते हुए ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ईरान अब अपनी शर्तों पर समझौते के लिए अड़ा है। राष्ट्रपति पेजेशियन ने सैन्य तनाव खत्म करने के लिए भविष्य में हमलों से ठोस सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी है। ईरान के राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने की इच्छा जताई। हालांकि इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शर्त रखी कि ईरान को भविष्य में हमलों से सुरक्षा की ठोस गारंटी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेजेशियन ने साफ किया कि हालात को सामान्य बनाने के लिए सबसे पहला कदम तत्काल हमलों का रुकना होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पेजेशियन ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने के प्रस्ताव के लिए विरोधी ताकतों के हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कभी भी तनाव या युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। पेजेशियन ने कहा कि अगर जरूरतें पूरी होती हैं तो ईरान युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि केवल अस्थायी शांति नहीं बल्कि स्थायी समाधान ही संघर्ष का अंत कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन इसके लिए विश्वसनीय और ठोस आश्वासन जरूरी है। राष्ट्रपति पेजेशियन ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन उसे उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि इन देशों ने ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल को रोकने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ईरान ने यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए कहा कि उसने मौजूदा सैन्य कार्रवाई की खुलकर निंदा नहीं की। उन्होंने इस हमले को कानून के शासन का खुला उल्लंघन करार दिया। उन्होंने यूरोप से अपनी नीति में बदलाव लाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर रुख अपनाने की अपील की। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के काफी विवाद है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार विवाद क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और ओमान की। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर कहीं ना कहीं जब ईरान अपना दबदबा दिखा रहा है, ये पूरी वो तस्वीर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बंदर अब्बास दिख जाएगा, तो ये मस्कट भी यहीं पर आपको दिख जाएगा, अबू धाबी भी यहाँ दिख जाएगा, दुबई भी आपको दिख जाएगा। इस पूरी जगह पर हॉर्मुज स्ट्रेट होगा। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदब प्रायद्वीप है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुसंदब प्रायद्वीप की है। इसको लेकर के भी दोनों में खींचतान होती है। ओमान की मुख्य भूमि से अलग है क्योंकि ये मुसंदब प्रायद्वीप। ऐसे में ईरान अपना और दूसरे देश अपना अपना यहाँ पर दावा ठोकते रहते हैं। मुसंदब तट से 12 समुद्री मील करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार है इस पर। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए यह सबसे गहरा समंदर है और ओमान की सीमा में आता है। ईरान और ओमान के बीच इसी चीज को लेकर के, इस मुसंदब प्रायद्वीप को लेकर के मतभेद है। कानूनी तौर पर ओमान के पानी से, ओमान का क्योंकि ये पूरा हिस्सा है इसलिए कानूनी तौर पर यह कहा जाता है कि ओमान के हिस्से से ही वो जहाज गुजर रहे हैं। ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से इस दौरान समझौता भी किया कि जो जहाज जा रहे हैं उसे लेकर के समझौता कर लेते हैं। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी महज 24 समुद्री माइल की है। इसके साथ ही मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समुद्र के बीच खींची गई लकीर, और जैसे ये मीडियन लाइन के तहत ये लकीर खींच जाती है उसके बाद अलग अलग देशों का उस पर अधिकार हो जाता है। ईरान और ओमान को अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का इससे हक मिल जाता है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान और ओमान दोनों ही नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ईरान ऐसा कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में क्योंकि वहां पर मीडियन लाइन नहीं है। खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर मानते हैं ओमान और यूएई। हॉर्मुज का गेट कीपर मानते हैं ये। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है। हॉर्मुज स्ट्रेट कुछ जगहों पर जो उसकी चौड़ाई है वो 24 मील तक की रह जाती है और उसमें मीडियन लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए ईरान का कब्जा आखिरकार कैसे? ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा भी मिलती है।
यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव, लेसर चुनाव द्वीपों को लेकर के विवाद है। ये यहाँ पर आपको इस तस्वीर में भी दिख जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर विवाद है और ईरान का यहाँ पर कब्जा है इन तमाम चीजों पर। अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव को लेकर के जितने भी द्वीप है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बाकायदा इस बार सेना भी तैनात की थी ताकि हॉर्मुज पर अगर अमेरिकी सेना आकर के कब्जा करने की कोशिश करती है तो वहां पर उनकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। अब खबर ये आ रही है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। मिसाइल हमले की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई हैं। तो ईरान ने इजराइल पर यह बड़ा हमला किया है, मिसाइल हमले की तस्वीरें जारी की है। इजराइल में अफरा तफरी की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई है। ईरान भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, इजराइल के अंदर तबाही लेकर के आ रहा है। मिसाइल हमला जो उसने इस बार किया है, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक साथ इतनी सारी मिसाइल्स भेजी जाती हैं। जरा आप आसमान में तस्वीरें देखेंगे और आपको जमीन पर जो तस्वीरें नजर आएंगी वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से इस पूरी जगह पर आग लग गई। ये आसमान में मिसाइल किस तरीके से बरसाई जा रही है, जरा वो भी देखिए। पूरे आसमान में इजराइल के इसी तरीके से तस्वीरें आती है जहां हर वक्त मिसाइल आती है और ये विस्फोट करके चली जाती है, सब कुछ तबाह करके चली जाती है। इजराइल का आसमान भी पटा पड़ा है इस वक्त मिसाइलों से। इजराइल में हालांकि इसके बाद अफरा तफरी है, लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं तो भागेंगे। कहा यह जाता है कि जब जब युद्ध हो तो रिहायशी इलाकों को बख्शा जाए, लेकिन रिहायशी बिल्डिंग है वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सी रिहायशी बिल्डिंग है, क्या है, वहां पर सीधे सीधे हमला कर दिया जाता है। और वही इस बार ईरान की तरफ से भी किया गया है। हालांकि ईरान ये भी कहता है कि अगर हमारे यहाँ पर रिहायशी हमला करोगे रिहायशी जगहों पर तो हम भी उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। जरा एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं। ये सड़क की तस्वीर आपने देखी है। जब पास में इतना बड़ा हमला हो जाए, इतना बड़ा विस्फोट हो जाए, आग की इस तरीके से गुबार शुरू हो जाए तो लोगों का भागना भी लाजमी होता है और लोगों ने वही किया। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान का अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये खबर ये है कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा अटैक कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया है। कुवैत में यह हमला किया गया है। इसमें अमेरिकी बेस की जो तबाही है वो दिखाई गई है। तो ये खबर है कि तबाही पूरी नजर आ रही है। अमेरिकी बेस पर यह तबाही लाई गई है। ये तस्वीर भी इसकी सामने आ गई है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कुवैत में किया गया है हमला अमेरिकी एयरबेस पर। ये देखिए, ये अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है। जो हमला किया गया है उसकी वजह से ये जो सेटअप उनका तैयार था उसे तबाह कर दिया गया है। एयरबेस पर जो बहुत सारे उनके फाइटर जेट्स तैनात थे उनमें भी तबाह कर दिया गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि अमेरिकी बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जरा एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो आप टेंट नुमा आकार देख रहे हैं, ये उनकी तैयारी है, सेटअप है अमेरिका का, जिससे नुकसान पहुंचा। और इसके साथ साथ यहाँ पर फाइटर जेट के परखच्चे तमाम दिख जाएंगे कि परखच्चे उड़े हुए पड़े हुए हैं वहां पर। ये तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि अमेरिकी बेस को तो नुकसान पहुंचाया है, इसके साथ साथ दूसरी तरफ इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया है। अगर ये दोनों देश मिलकर के हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान भी इन दोनों देशों को सबक सिखाते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि ईरान अमेरिका और इजराइल को किस तरीके से सबक सिखा रहा है। अमेरिका अपनी लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज को नहीं खुलवा पा रहा है। ईरान की मिसाइलों और धमकी के आगे अमेरिका की एक नहीं चल रही है। खबर है कि इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक को मिसाइल हमले तो कर रहा है, वो अमेरिका का साथ देने का दावा भी कर रहा है, लेकिन जमीनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दुनिया को नया प्रस्ताव दिया। उन्होंने हॉर्मुज को ही बाईपास करने की रणनीति बताई। इस प्लान के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब और यूएई से तेल इजराइल होते हुए यूरोप भेजा जा सकता है। इससे ईरान की पकड़ कमजोर होगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। दरअसल ईरान के साथ जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई को लेकर परेशान है। वहीं नेतन्याहू ने तेल गैस को समुद्र के बजाय पाइपलाइन के जरिए सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचाने का प्लान रखा है।
इसे सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और ताकत के संतुलन को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर दुनिया की निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि तेल को समुद्र के रास्ते भेजने के बजाय जमीन के रास्ते पश्चिम की ओर भेजा जाए। प्रस्तावित रूट के तहत सऊदी अरब और यूएई के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए तेल पश्चिम की ओर भेजा जाएगा। ये पाइपलाइन सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन और फिर इजराइल तक जाएगी। इसके बाद इजराइल के एश्केलॉन या हाइफा से तेल यूरोप भेजा जाएगा। ये दोनों ही बंदरगाह भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब के यानूबू तक जाने वाली मौजूदा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और इजराइल की इलाट एश्केलॉन पाइपलाइन यानी ईएपीएससी को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना है। इससे एक वैकल्पिक और सुरक्षित सप्लाई रूट तैयार हो सकता है। साफ है कि इस नए रूट से हॉर्मुज पर निर्भरता कम होगी, लिहाजा ईरान की दादागिरी कम हो जाएगी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन एक बार फिर बदल सकता है। तो इजराइल की तरफ से पीएम नेतन्याहू ने ये वैकल्पिक रूट दिया है। अब वो कौन सा वैकल्पिक रूट उनकी तरफ से दिया गया है, कहां से वो गुजरेगा, चलिए वो आपको समझा देते हैं। जो नया रूट नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है हॉर्मुज को किनारे करने के लिए, उसमें सऊदी और यूएई के तेल को पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम में भेजा जाएगा। सऊदी अरब से जॉर्डन और इजराइल तक पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। इससे निर्भरता दरअसल कम करने की कोशिश की जा रही है और इजराइल के एश्केलॉन और हाइफा से यूरोप को तेल की सप्लाई की जाएगी। हाइफा में भी अच्छा खासा तेल रिफाइनरी है। सऊदी इजराइल की पाइपलाइन को जोड़ करके नया नेटवर्क बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और इलाट एश्केलॉन पाइपलाइन को जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है। ये नया रूट है। अब नए रूट से किसे लाभ होगा वो जरा जान लीजिए। सबसे पहला लाभ इजराइल को ही होगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसलिए इसे सुझाया भी है। नए रूट से लाभ बड़े एनर्जी ट्रांजिट हब में बदला जाएगा। ये भी एक बड़ा लाभ है। रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ जाएगा कि देखिए नेतन्याहू ने उस वक्त ये पूरा एक नया रूट दे दिया जब ये पूरा युद्ध चल रहा है। यूरोप के लिए एनर्जी सप्लाई का अहम गेटवे ये बन करके उभरेगा। दूसरा ये कि सऊदी अरब और यूएई को भी इससे लाभ होगा। इजराइल को तो लाभ होगा ही होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता इसकी वजह से कम हो जाएगी और इसी को तो कम करना है जिस पर वो दादागिरी लेकर के चल रहे हैं। ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगा यहाँ से तेल का निर्यात करना। इसके साथ यूरोप को भी इससे लाभ होगा। पूरा ख्याल रखा गया कि मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक किस तरीके से तेल पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाए। रूस और हॉर्मुज पर इसकी वजह से निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा। मिडिल ईस्ट के तमाम और देशों से फिर तेल भेजा जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी को इसकी वजह से मजबूती मिलेगी और जॉर्डन को भी इसकी वजह से लाभ मिलेगा। जॉर्डन को ट्रांजिट फीस और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लाभ मिलेगा। तो जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, यूरोप हो, इजराइल हो, इन तमाम देशों को लाभ पहुंचेगा। ये उनकी तरफ से दरअसल तैयारी की जा रही है। ये नया वैकल्पिक रूट सुझाया जा रहा है। हालांकि इसे बनाने में इसे अभी वो पाइपलाइन बिछाने में एक लंबे वक्त का इंतजार करना होगा। अब खबर ये आ रही है कि युद्ध के बीच में इटली ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। सिसिली बेस के इस्तेमाल से यूएस को रोक दिया है और ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। बहुत ऐसे तमाम देश हैं जिनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एयरबेस की वजह से जिस तरीके से तबाही उन देशों में आ रही है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनके यहाँ पर भी वो तबाही आनी शुरू हो जाए। सिसिली बेस के इस्तेमाल पर यूएस को रोक दिया गया है और ये मिडिल ईस्ट से बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट जाने से भी खबर यह है कि युद्ध के बीच में इटली ने बड़ा फैसला लेते हुए सिसिली एयरबेस के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी है और यूएस के विमानों को बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देकर के मिडिल ईस्ट जाने से सिगोनेला पर उतरने वाले थे बॉम्बर, ये भी बताया जा रहा है। तो वहां से सिसिली से जो बॉम्बर भेजे जा रहे थे वो मिडिल ईस्ट जाते, सिगोनेला पर उतरते, लेकिन उसके पहले इटली ने इस पर रोक लगा दी। इटली ने कह दिया है कि हम अपनी जगह का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। बहुत सारे देशों की तरफ से ये पहले भी कहा गया था, ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन ब्रिटेन ने जब देखा कि डिएगो गार्सिया पर हमला हो रहा तो उसने अपने जगह का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन इन सब के बीच में इटली भी एक ऐसा देश उभर करके सामने आया जिसने अमेरिका को मना कर दिया कि आप हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अब खबर और आ रही है कि ईरान के यूएस इजराइल को बड़ी धमकी देखने को मिली है, जहां यूएस जवानों पर हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। पायलट और एयर क्रू के घरों पर हमले की धमकी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान की यूएस इजराइल को यह धमकी है, यूएस जवानों पर हम हमला करेंगे, पायलट और एयर क्रू के घर तक पर हम हमला करेंगे, यह धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पायलट और एयर क्रू के घरों पर हमले की धमकियां अब ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इस युद्ध में जो सैनिक उतरते हैं उन तक तो ठीक था, लेकिन ये युद्ध में मनमानी भी है कि पायलट और एयर क्रू के घरों पर वो हमले करेंगे, ऐसी धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। ये दो खबरें हैं, एक तरफ इटली पीछे हट गया है कि सिसिली में अपने एयरबेस का इस्तेमाल जो अमेरिका ने बनाए हुए अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल उससे ही नहीं वो करने देगा। इसके साथ साथ एक खबर यह है कि यूएस जवानों पर हमले की चेतावनी जारी की गई है, पायलट्स और एयर क्रू के घरों पर हमले किए जाएंगे, ये धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। और पिछले दिनों तो न्यूयॉर्क में जो तस्वीर दिखाई गई है वो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान मीलों दूर बैठा रहे, हजारों किलोमीटर दूर बैठा रहे, लेकिन वो निशाना कहीं पर भी सधवा सकता है। और उसकी तस्वीर न्यूयॉर्क में हमने देखी थी, जहां एक हवाई जहाज के सामने ट्रक आता है और उसकी वजह से को पायलट और पायलट की जान चली जाती है। ईरान और अमेरिका की जंग इन दिनों समुद्री मार्ग के इर्द गिर्द भी केंद्रित हो गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि वैश्विक व्यापार में समुद्र की आखिरकार क्या अहमियत होती है। दरअसल कारोबार दुनिया का लगभग यहां से होता है, दुनिया का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है और कारोबार इसी समुद्र से होता है। 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी पर निर्भर होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982 से शासित समुद्र में देशों के अधिकार और कर्तव्य तय होते रहे हैं। प्रादेशिक जल समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक तटीय देश का पूर्ण संप्रभु अधिकार यहां पर रहा है। इसके अलावा सन्निहित क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक सीमा शुल्क और इमिग्रेशन संबंधी नियम भी लागू रहे हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक देश को संसाधनों की खोज और इस्तेमाल का हक रहा है। ये समुद्र की अहमियत है। मुक्त समुद्र तट से 200 समुद्री मील के बाद का क्षेत्र खुले समुद्र में किसी भी देश का अधिकार नहीं रह जाता है। सभी देशों के जहाजों को वहां से आने जाने की इजाजत होती है। दरअसल ये रूट सस्ते होते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। खबर यह है कि ईरान के हमलों की आशंका से ग्रीस में अलर्ट जारी किया गया है और ग्रीस की सेना ने तैयारियां शुरू कर दी है। ईरान कभी भी ग्रीस पर भी हमला कर सकता है, वो इसीलिए करेगा क्योंकि वहां पर भी अमेरिका के एयरबेस है। इसी वजह से ग्रीस ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और ग्रीस की जो सेना है वो तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, पानी से लेकर के आसमान तक हर जगह ग्रीस की सेना तैयारियां करते हुए नजर आ रही है कि अगर अब उसकी तरफ ईरान की मिसाइलें घूम गई, ईरान ने अगर वहां पर निशाना बनाना शुरू कर दिया तो उसे किस तरीके से निपटना है। ये आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, ये तस्वीर तैयारी की है। उनकी तैयारी इस तरीके से है कि अगर ईरान उन पर हमला करता है तो वो भी इस हमले का जवाब मुंह तोड़ दे सके, इसलिए वो पानी में भी उतर करके अपना पूरा तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आपको एक तरफ हेलीकॉप्टर नजर आ जाएगा, दूसरी तरफ ये समुद्र में जो पानी में तैयारी की जा रही है युद्ध की, वो नजर आ जाएगी। युद्ध को भले ही 33, 34, 35 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी देश पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका हटना चाहता है लेकिन अपना ईगो बीच में लेकर के आ जाता है। हालांकि अब जब संबोधित किया जाएगा रात के 9 बजे तो देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। ईरान के हमलों की आशंका से ग्रीस में अलर्ट है और इसीलिए सेना अपनी तैयारियां शुरू करते हुए नजर आ रही है। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास है कि ग्रीस की सेना की तरफ से आखिरकार क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। ईरान ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इजराइल पर या अमेरिका पर हमले करते हुए नजर आ रहा है, वो पूरे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है और मिडिल ईस्ट से बाहर निकल करके अपने प्रॉक्सी के माध्यम से दूसरी जगहों पर हमले करवा भी रहा है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि कल के दिन अगर ग्रीस पर हमला हो जाए। खबर ये आ रही है कि फ्रांस पर इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इजराइल ने फ्रांस से हथियारों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। फ्रांस ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हथियारों को भी ले जाने की नहीं दी थी इजाजत। अमेरिका और फ्रांस के बीच में रिश्ते इस वजह से खराब भी हो रहे हैं। फ्रांस पर इजराइल ने ये बड़ा एक्शन भी ले लिया। इस वजह से इजराइल ने फ्रांस से हथियारों पर डील पर रोक लगा दी है। फ्रांस ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया है। अमेरिकी हथियारों को ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद नाराज होकर के ये कदम उठाया गया है। ये बता रहा है कि किस तरीके से एयर स्पेस को बंद किया गया है।
फ्रांस ने इजराइल के एयर स्पेस बंद कर दिए तो इजराइल ने फ्रांस से हथियारों पर रोक पर पाबंदी लगा दी है। और अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही फ्रांस कर रहा है। फ्रांस ने भी सीधे भाषा में इनकार कर दिया है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल आप ईरान के लिए नहीं करेंगे। और फ्रांस और अमेरिका के बीच में ये नाराजगी इजराइल को भी भुगतनी पड़ रही है। इजराइल पर एक्शन लिया गया तो इजराइल ने फ्रांस से आने वाले हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। दूसरी तरफ ग्रीस भी डरा हुआ नजर आ रहा है और उसने भी समुद्र में, पानी में, हवा में अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है कि आगे आने वाला खतरा अगर उसकी तरफ मुड़ता है तो उसे उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। अमेरिका और ईरान की जंग अब भीषण होती जा रही है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है बुरी तरीके से। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा चौंकाने वाला दावा कर दिया है। क्या दावा किया है, देखिए। अमेरिका और इजराइल ने जितने जोर शोर से जंग की शुरुआत की थी, शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल के हौसले बुलंद थे, लेकिन अब वो परेशान है। अमेरिका टेंशन में है क्योंकि जंग के बीच बीत रहा एक एक दिन उसके लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। उसके डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, मिसाइलें खाली हो रही हैं, अरबों की मिसाइलें कुछ लाख के ड्रोन को मारने में बर्बाद हो रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए जंग की शुरुआत की थी। ईरान के नतांज, फोर्दो, इस्फहान और बूशहर परमाणु प्लांट पर जबरदस्त बमबारी की गई। बंकर बस्टर बम गिराए गए। हालांकि अंदर कितनी तबाही हुई इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम पर कब्जा करना है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो जमीन पर उतरकर ईरान के यूरेनियम को कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए यह कदम आसान नहीं हो रहा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने का टारगेट पूरा हो चुका है। ट्रंप के इस बयान को संकेत माना जा रहा है कि जल्द ही जंग का खात्मा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर चुका है और अब इस युद्ध को जारी रखने का कोई खास वजह नहीं बची है। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। ट्रंप ने कहा कि संभव है कि ईरान जल्द ही अमेरिका के साथ समझौता कर ले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए तेहरान के साथ समझौता जरूरी नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि वर्तमान शासन युद्ध से पहले के नेतृत्व से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, वो ये कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो, और वो टारगेट हासिल हो चुका है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हॉर्मुज पर ट्रंप ने कहा कि ये रास्ता दुनिया के लगभग 20% समुद्री तेल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब इस जलमार्ग को खोलने की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और इसकी जिम्मेदारी अब दूसरे देशों को उठानी चाहिए। उन्होंने सहयोगियों से साफ शब्दों में कहा कि वो जाकर अपना तेल खुद सुरक्षित करें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को खत्म कर सकती है, यानी मिडिल ईस्ट में जंग की आग जल्दी खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा है, उसका से मुकाबला नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्रॉक्सी से भी उलझ रहा है। अब प्रॉक्सी में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दरअसल बड़ा हमला किया गया है और ये इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने लेबनान में बड़ा अटैक किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये बड़ा हमला किया है। रॉकेट लॉन्चिंग साइट से हमलों का दावा किया जा रहा है। इजराइल पर हमला करने वाले रॉकेट्स की लॉन्चिंग साइट को ही तबाह कर दिया गया है। जिन रॉकेट लॉन्चिंग साइट का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हीं जगहों को समाप्त कर दिया गया है कि जब वो जगह ही नहीं होगी। ये उनकी तरफ से दरअसल तस्वीरें भी जारी की गई हैं इजराइल की तरफ से। ये इजराइल की तरफ से तस्वीरें जारी करके ये बताया गया है
कि हिजबुल्लाह सोच रहा था कि एक बड़ा वो वार करेगा, बड़ा हमला करेगा इजराइल के ऊपर, लेकिन उसने उसी को ध्वस्त कर दिया। उसकी जो लॉन्चिंग साइट्स थी उसे तबाह कर दिया गया है ताकि इजराइल की तरफ उसके रॉकेट कभी उड़ान ही ना भर पाए, वो हमला करके इजराइल को नुकसान ही ना पहुंचा पाए। इसीलिए उसके लॉन्चिंग साइट्स को ही तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस है ये जो कि जारी की गई हैं कि किस तरीके से उसने उस वक्त हमला किया, किस तरीके से उसने एक सटीक निशाना साधा है हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर और उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि लेबनान में डिप्लोमेटिक काफिले पर बड़ा हमला कर दिया गया है। अब मिसाइल हमले से काफिला पूरा का पूरा तबाह हो गया है। इसके पहले भी एक मिसाइल हमला किया गया था जिसमें 3 पत्रकारों की जान गई थी, ये भी लेबनान में ही हुआ था। ईरान के राजदूत की हत्या किए जाने की खबर है। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये भी बताया जा रहा है। ईरान के राजदूत का ये काफिला था जिसमें 10 से ज्यादा जवान भी मौजूद थे, उन पर यह स्ट्राइक की गई है जिसकी वजह से उन सभी की मौत हो गई है। लेबनान में ये डिप्लोमेटिक काफिला आगे बढ़ रहा था, ईरान का ही ये काफिला था। ईरान के राजदूत जो कि लेबनान में थे उनकी हत्या की गई है, ये खबर बता रही है। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके साथ और भी लोग सवार थे उस पूरे काफिले में जिन्हें खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसने हमला किया, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर हमला किया है, लेकिन इन सब के बीच में लेबनान में और भी जगह पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और हो सकता है कि ये जो हमला लेबनान में डिप्लोमेटिक काफिले पर हुआ है वो इजराइल की तरफ से ही किया गया होगा, क्योंकि लेबनान भी अपने बचाव के लिए बार बार हमला करता है और उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचता है। युद्ध अभी भी चल रहा है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि ट्रंप की तरफ से क्या इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा जो उनकी तरफ से एक बड़ी घोषणा की जानी है। काउंटडाउन उसका चल रहा है, जरा देख लीजिए। जब रात के बजे होंगे अमेरिका में 9, भारत में बजेंगे सुबह के 6:30, तब जाकर के खबर आएगी कि ट्रंप ने आखिरकार अब क्या नया बवाल शुरू कर दिया है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।